अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 15 का ये लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमने टॉपिक पढ़ना है एसी थ्रू रजिस्टर का। चूँकि हम एक रजिस्टर से अल्टरनेटिंग करंट पास कराने जा रहे हैं तो हमें एक सर्किट बनाना है जिस सर्किट में हम एक रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस आर है उसको कनेक्ट करेंगे एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ, ताकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से हम अल्टरनेटिंग करंट ऑब्टेन कर सकें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सर्किट को स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, V जो है वो वोल्टेज सोर्स को रेफर कर रहा है और सर्कल के अंदर जो वेव लाइक पोर्शन या सिंबल मौजूद है वो इंडिकेट करता है कि जो सोर्स है अप्लाइड वोल्टेज का वो अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज से अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा जो इस रजिस्टर R से पास होगा। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये सीखा कि जब दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ लिंक्ड हैं तो स्टूडेंट्स हमने ये देखना होता है कि दोनों क्वांटिटीज़ के दरम्यान में कोई फेस डिफरेंस है या नहीं है। तो चलें चेक करते हैं कि जब V के अक्रॉस रेजिस्टर R के अक्रॉस एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V अप्लाई कर रखा हमने और इसमें से अल्टरनेटिंग करंट I जो है वो पास हो रहा है, तो स्टूडेंट्स क्या ये V और I इन फेज़ हैं या इन दोनों के दरम्यान में फेस डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब ये है कि अगर इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस मौजूद है, कोई कैपेसिटर नहीं है मतलब कैपेसिटेंस ज़ीरो है, कोई इंडक्टर नहीं है मतलब इंडक्टेंस ज़ीरो है, तो उसका मतलब हुआ कि हम फिर इस सर्किट को प्योर रेजिस्टिव सर्किट का नाम दे सकते हैं। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए ओम्स लॉ हमें बताता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है या करंट है सिंपली वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा V के। दूसरे लफ्ज़ों में जब V ज़ीरो होगा I भी ज़ीरो होगा। जब V अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू अचीव करेगा तो उसी टाइम पर I भी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू अचीव करेगा, और जिस टाइम और एंगल के ऊपर V जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू अचीव करेगा उसी टाइम और एंगल के ऊपर I भी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू अचीव करेगा। तो आप इस डिस्कशन से फिर कंक्लूड कर सकते हो कि जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो V और I के दरम्यान में कोई डिफरेंस नहीं है फेज़ का, दोनों एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, ये दोनों की साइनोसाइडल वेव्स एक जैसा बिहेव कर रही हैं। तो इस तरह से एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट से जो अप्लाइड वोल्टेज और सर्किट से पास होने वाला जो करंट है, दोनों के जो ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो एक ही टाइम पे पहुंचती हैं, दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज सेम टाइम पे अचीव होती हैं, दोनों की नेगेटिव पीक्स जो हैं सेम टाइम पे अचीव होती हैं, मतलब दोनों अप्लाइड वोल्टेज और करंट इन फेज़ हैं। या आप इन फेज़ नहीं कहना चाहते तो आप कह लीजिए कि दोनों के दरम्यान में फेज़ डिफरेंस ज़ीरो है, या आप कह लीजिए कि दोनों के दरम्यान में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है। एक ही मतलब होगा ना, कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है मतलब ज़ीरो फेज़ डिफरेंस या इन फेज़। आप फेज़र डायग्राम में यही चीज़ इंडिकेट करेंगे। फेज़र डायग्राम बनाना और सीखना और इंटरप्रेट करना ये हम अपने प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स के अंदर सीख चुके हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, V है और उसके नीचे थोड़ा सा I की जो साइनोसाइडल वेव है वो बना रखी है। ऐसा इसलिए है कि एक्चुअल में रियल में जो सर्किट्स होते हैं वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स नहीं होते हैं, उसमें कहीं थोड़ी बहुत कैपेसिटेंस या कहीं थोड़ी बहुत इंडक्टेंस ज़रूर मौजूद होती है। तो प्योर चूँकि रेजिस्टिव सर्किट मौजूद नहीं है तो जो I है वो थोड़ा सा एम्पलीट्यूड में V के मुकाबले में कम रहेगा। तो I की जो साइनोसाइडल वेव है थोड़ी सी नीचे आप V से बनाएंगे, यहाँ वैसे गैप थोड़ा ज़्यादा है, आप कम भी कर सकते हैं, डॉटेड लाइन जो है V से थोड़ा सा नीचे आप लेके बना सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे कि जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे V ज़ीरो है उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर I भी ज़ीरो रहना चाहिए, और जिस टाइम पे जो V है वो अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू पे जा रहा है उसी टाइम पे I भी अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू पे जाए। इसी तरह जिस टाइम पे V मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू पे है उस टाइम पे I भी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू अचीव करे। तो इसी चीज़ को जहाँ हमने लॉजिकली बताया कि दोनों इन फेज़ हैं, फिर हमने फेज़र डायग्राम में शो कर दिया कि दोनों इन फेज़ हैं। अब हम मैथमेटिकली बताएंगे कि दोनों V और I इन फेज़ हैं। इसके लिए हमें जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ की इक्वेशंस जो हैं वो रेफ़र करना होंगी। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए जो इंस्टेंटेनियस
वोल्टेज की इक्वेशन है वो V इक्वल्स टू V नॉट साइन थीटा होता है, और या इसको वी एम साइन थीटा लिख सकते हो, और जो थीटा है उसकी जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो ओमेगा टी। ये आपकी चॉइस है कि आप थीटा में इक्वेशन को लिखो या ओमेगा टी में लिखो। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन 1 होगी वोल्टेज के लिए। इसी तरह करंट के लिए लिखेंगे तो आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना हमने और कंक्लूड कर लेना है। ऊपर वाली इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे ना तो कोई एंगल जो है वो माइनस हो रहा है राइट हैंड साइड पे, ना ही कोई एंगल जो है वो ऐड हो रहा है। इसी तरह आई में देखें, ना कोई एंगल जो है वो राइट हैंड साइड पे माइनस हो रहा है और ना ही कोई एंगल राइट हैंड साइड पे ऐड हो रहा है। तो दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पर फिर हम कंक्लूड करेंगे कि ये दो इक्वेशंस हमें प्रूव करती हैं, साबित करती हैं इस तरह जो इनकी फॉर्म है कि ये वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज और जो करंट है ये दोनों इन फेज हैं, दोनों के दरम्यान में फेज डिफरेंस मौजूद नहीं है। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि जब फेज डिफरेंस हो तो आई या वी दोनों में से एक या दोनों इक्वेशंस को मॉडिफाई करना है, या दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई और एंगल माइनस या ऐड नहीं हो रहा, मींस दोनों इन फेज हैं और दोनों के दरम्यान में फेज डिफरेंस ज़ीरो। स्टूडेंट्स, जैसे कि ओम्स लॉ का ऊपर हमने जिक्र किया, अब हम ओम्स लॉ को दोबारा रेफ़र करने जा रहे हैं। जब V इक्वल्स टू आई आर लिखते हैं तो नहीं पता चलता कि यहाँ V और I जो हैं ये डायरेक्ट हैं या ये अल्टरनेटिंग है। यहाँ चूँकि हम एक रजिस्टर से अल्टरनेटिंग करंट पास करवा रहे हैं बाय अप्लाइंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो हमें ओम्स लॉ को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा ताकि हम जब लिखें तो हम देखने वाले को बता सकें कि हम ओम्स लॉ को अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगेन स्टूडेंट्स, जब V इक्वल्स टू आई आर लिख रहे हैं तो यहाँ V जो है ये रेफ़र करता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को, और I जो है वो रेफ़र करता है करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ को। तो हम अब अगले स्टेप में V और I के नीचे RMS सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिख देंगे ताकि हम ये शो कर सकें कि ये जो करंट है ये अल्टरनेटिंग करंट है। तो इतना भी लिख देना काफ़ी है। अगर एक स्टेप में आप आगे जाना चाहते हैं तो आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ जो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की हैं वो आप पुट करके तो फर्दर इसको मॉडिफाई कर लीजिए। आपने प्रीवियस लेक्चर में रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ मेरे साथ सीखी हैं कि जो वोल्टेज है उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लिखनी हो तो हम कैसे लिखते हैं। तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है RMS स्टूडेंट्स, वो लाने के लिए हमें एक नंबर को मैक्सिमम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और नंबर क्या है 1/√2। जब इसी को हम पीक वैल्यू के साथ यानी VM के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाती है। इस तरह करंट के लिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी हो तो करंट में जो पीक वैल्यू है IM, इसको अगर हम इसी नंबर से यानी 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दें तो करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी। अब VM को 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लें, IM को भी 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लें और वैल्यूज़ पुट कर लें। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और रूट मीन स्क्वायर I पुट करोगे तो अगेन एक और थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन मिल जाएगा ओम्स लॉ का। ख्याल रहे कि जो I है उसके साथ R जो है वो चलता रहेगा कि ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर है तो R जो है वो करंट के साथ रहना चाहिए। अब हम लास्ट में देखने जा रहे हैं कि किस तरह से रजिस्टर से पावर लॉस होता है या पावर डिलीवर होती है जब रजिस्टर से अल्टरनेटिंग करंट पास हो। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में सीख लिया है कि जो पावर के मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं वो कौन से हैं। उनमें से वोल्टेज और करंट को लेके एक फार्मूला है कि पावर जो है वो प्रोडक्ट है V और I की। तो स्टूडेंट्स, अगर एक रजिस्टर से किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर आप इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर या पावर लॉस निकालना चाहते हैं तो V और I की भी आप इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ ले लीजिए। लेकिन अगर आप P की एवरेज जो वैल्यू है वो निकालना चाहते हैं तो फिर V और I की रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ आपको पुट करना होगी। फिर V और I की आप एवरेज वैल्यू पुट नहीं कर सकते। V और I की एवरेज वैल्यू आप क्यों नहीं पुट कर सकते एवरेज पावर निकालने के लिए? वो इसलिए कि V की एवरेज वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है एक साइकिल में, और I की भी जो एवरेज वैल्यू है
वो ज़ीरो होती है एक साइकिल के लिए। और ये मैं प्रीवियस टॉपिक में सिखा चुका आपको कि पावर कैलकुलेशंस के लिए ही तो हमें ज़रूरत पड़ती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ की। तो इंस्टेंटेनियस में तो कोई इशू नहीं है, वी और आई की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हों तो इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी। लेकिन एवरेज पावर निकालने के लिए फिर हम एवरेज वी और आई यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए अगर आप पावर कर्व बनाना चाहते हैं तो स्टूडेंट आपको एक साइकिल में हर टाइम पे इंस्टेंट्स ऑफ जो टाइम है उस पे जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं वोल्टेज और करंट की उनको मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपके पास पावर कर्व आ जाएगा एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। तो स्टूडेंट्स इसको डायग्राम में अगर आप देखो तो इस तरह आप इसको रेफर करोगे। अगेन इसका एक हिस्सा तो वही है कि v की साइनोसाइडल इक्वेशन और i की साइनोसाइडल इक्वेशन, लेकिन जो पावर डिलीवर है उसमें आप देखो तो एक पीक जो है जहाँ v की पॉजिटिव पीक है और i की पॉजिटिव पीक है, उसी के साथ जो है आपको पहली पीक जो है वो दिखाई दे रही है पावर की, जो कि प्रोडक्ट है v और i का। लिहाजा ये जो पीक है पावर की थोड़ी सी ऊंची आपने बनानी है v और i के मुकाबले में। लेकिन दिलचस्प बात जो है वो ये है कि जब v और i की नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं तो उस टाइम पे भी जो पावर है वो पॉजिटिव ही है। पावर की अगेन पीक आपको मिल रही है। उसकी वजह यह है कि पावर निकालने के लिए आपने जो वैल्यूज़ इस्तेमाल की हैं v और i की वो इस्तेमाल करी हैं आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़। और रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ में आप स्क्वायर ले लेते हो और स्क्वायर लेने से जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी पॉजिटिव में हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप i को रेफ़र करते हो और i की नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन जब इसी i की नेगेटिव वैल्यू का आप स्क्वायर ले लोगे तो जो रिज़ल्ट क्या है वो आई स्क्वायर होगा। लेकिन आप ये बताओ कि आई स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि माइनस की एक क्वांटिटी जब माइनस की दूसरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव में आता है। तो पावर निकालने के लिए हम चूँकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ निकालते हैं एवरेज पावर निकालने के लिए, तो स्टूडेंट्स उस केस में जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, बेशक वी और आई जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ ही पोजेस करते हों तो भी, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ में आई और वी का जब स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास वी और आई की वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं और पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगी। यही चीज़ आपको नीचे देखने को मिलती है कि पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, सिवाय कुछ पॉइंट्स पे कि जहाँ पावर की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाती है, जैसे 0 डिग्री है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री है। ये वो एंगल्स हैं या ये वो इंस्टेंट्स ऑफ टाइम है जहाँ पे जो वैल्यू है वी और आई की वो ज़ीरो है। जब वी और आई की वैल्यू ज़ीरो रहेगी तो डेफिनेटली पावर भी ज़ीरो रहेगी। तो एंगल ज़ीरो पे वी ज़ीरो, आई ज़ीरो, पी भी ज़ीरो। इस तरह 180 पे जो है वो पी ज़ीरो है क्योंकि वी और आई ज़ीरो है। 360 डिग्री पे पी ज़ीरो है क्योंकि वी और आई ज़ीरो है। तो इन एंगल्स के ऊपर 0, 180, 360 के ऊपर पावर जो है वो ज़ीरो में है, लेकिन बाकी जितने इंस्टेंट्स ऑफ टाइम्स हैं या एंगल्स हैं उनमें आपको पावर किस में देखने को मिल रही है? पॉजिटिव। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हो कि पावर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, बेशक आप अल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल कर रहे हो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से लेके, और बेशक उन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग का जो करंट्स हैं उनमें उनकी नेगेटिव पीक्स हैं, बावजूद इसके जो वैल्यूज़ हैं पावर डिलीवर की पॉजिटिव रहेंगी, क्योंकि हम एवरेज पावर जो है वो निकालते हैं स्टूडेंट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ को लेके। इसका मतलब जो इस सारी डिस्कशन का वो क्या निकलेगा कि जो वोल्टेज सोर्स है वो कॉन्स्टेंटली अपनी पावर जो है वो डिलीवर कर रहा है सर्किट को, क्योंकि आप देखो तो जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो पावर डिलीवर है वो चेंज हो रही है। 90 डिग्री के ऊपर वी और आई की वैल्यूज़ मैक्सिमम है, लिहाजा पावर डिलीवर जो है वो मैक्सिमम है, और 0 और 180 पे जो वी और आई की वैल्यूज़ मिनिमम है, तो वैसे वैसे आप पी की वैल्यू जो है वो भी मिनिमम कंसिडर करोगे। तो जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा है, साइनोसाइडल वेव चेंज हो रही है, वी और आई चेंज हो रहा है, तो पी चेंज हो रहा है, लेकिन पी भी कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा। और फिर हम कह सकते हैं कि वी और आई के कंटिन्यूसली चेंज होने से जो पावर डिलीवर है वो कंटिन्यूसली जो है वो डिलीवर हो रही है, और जो सर्किट है वो कंटिन्यूसली पावर को कंज्यूम कर रहा है। ये तो बात होगी डायग्राम से कि किस तरह हम एवरेज पावर को या इंस्टेंटेनियस पावर को रेफ़र करते हैं। अब लास्ट में हमने एवरेज पावर को निकालना है। तो एवरेज पावर जो एक सर्किट है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, उसमें जो एवरेज पावर डिसिपेट हो रही है, एवरेज पावर लॉस हो रहा है, एवरेज पावर
डिलीवर हो रही है एक साइकिल के लिए, उसको निकालना हो तो हम फिर उसको स्टूडेंट्स P इक्वल्स टू वी आई लिखेंगे, लेकिन P को भी अच्छा है कि हम एंगल ब्रैकेट्स में ले लें और वी आई को भी एंगल ब्रैकेट्स में ले लें, क्योंकि एंगल ब्रैकेट्स जो हैं वो एवरेज वैल्यू को रेफ़र करेंगे। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि जो एवरेज पावर हमने निकालनी है वो एवरेज पावर निकलेगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ v और i से। तो जब हम इस डेरिवेशन के एंड के ऊपर पहुंचेंगे तो आप देखोगे कि जो एवरेज वैल्यू होगी p की, वो एवरेज वैल्यू p की इक्वल होगी जब आप मल्टीप्लाई करोगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो चलें v की पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू पुट करते हैं। v की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्वल होगी वी एम साइन थीटा या वी एम साइन ओमेगा टी। इस तरह i की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है आई एम साइन ओमेगा टी। चलें इनको और फर्दर सिंप्लीफाई करें, वी एम और आई एम को मिला के लिख लीजिए। साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी चूँकि एक ही जैसे हैं तो जैसे a मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर हो जाता है, वैसे ही आप यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर में लिख लोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा। आप में वो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं यानी आईसीएस और प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इंटीग्रेशन जो है वो सीख रखी होगी यकीनन इस मौके पे। तो वो इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर ओमेगा टी को जब इंटीग्रेट करें मुकम्मल तौर पे तो उन्हें पता होना चाहिए, अगर उन्होंने इंटीग्रेशन सीख ली है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेट करने पे 1/2 के इक्वल आता है। और जो स्टूडेंट्स हैं प्री मेडिकल क्लासेस के, तो प्री मेडिकल क्लासेस के स्टूडेंट्स अगर इसको नहीं भी सॉल्व करते हैं और ये याद रख लेते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेशन के ऊपर इक्वल आता है 1/2 के, तो उनके लिए इतना भी काफ़ी है। लेकिन अगर आप में कोई प्री मेडिकल स्टूडेंट आउट ऑफ क्यूरोसिटी ये सीखना चाहता है तो यूट्यूब के ऊपर जो मैथ के टीचर्स हैं उन्होंने ये वैल्यूज़ जो है वो निकाल रखी हैं, इस डेरिवेशन को यानी इस प्रूफ को ऑलरेडी वीडियो की सूरत में दे रखा है। तो आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो चेक कर सकते हो कि किस तरह से साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 के इक्वल आता है अपॉन इंटीग्रेशन। एनीवेज यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, वी एम आई एम को मल्टीप्लाई करके ऊपर लेके आइए तो वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 हो गया। अब जो डिनोमिनेटर में 2 है ना, इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई करके लिखना है। तो स्टूडेंट्स इस 2 की जगह हम अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो दो चीज़ें बराबर हो तो हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं। तो चले पहले अंडर रूट ऑफ 2 और अंडर रूट ऑफ 2 को एक कॉमन अंडर रूट में लाइए। आप दो जो फैक्टर्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका स्क्वायर रूट हो तो आप उन्हें कॉमन स्क्वायर रूट में ला सकते हैं। अब अगले स्टेप में आप क्या कर लीजिए, चूँकि दो 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 रेज़्ड पावर 2 लिख सकते हैं। और फिर आप देखिए कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो रिज़ल्ट क्या बचेगा? रिज़ल्ट जो है वो स्टूडेंट्स 2 आएगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर 2 लिखा हुआ है तो आप इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम 2 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे और 2 बार स्क्वायर रूट लिख के हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जहाँ 2 लिखा है उसको मॉडिफाई कर लिया और अब इसको हम स्टूडेंट सेपरेट करने जा रहे हैं। ऊपर 2 वेरिएबल्स हैं, बल्कि कांस्टेंट कहना चाहिए, वी एम मैक्सिमम वैल्यू है और आई एम भी मैक्सिमम वैल्यू है, तो फिर तो कांस्टेंट यू है। तो स्टूडेंट वी एम को उसका डिनोमिनेटर दे के हम सेपरेट कर देंगे और आई एम को भी उसका डिनोमिनेटर दे के हम सेपरेट कर देंगे। इन दो पार्ट्स को हम अलग से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हो तो इनको कंबाइन करके आप लिख दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके कंबाइन में लिख लो। और अगर कंबाइन में लिखें तो आप इनको सेपरेट करके लिख सकते हो। तो यहाँ हमने इनको सेपरेट करके लिख लिया। गौर कीजिए, वी एम ओवर अंडर रूट ऑफ 2 ये वैल्यू है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और इसी तरह आई एम ओवर अंडर रूट ऑफ 2 ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की। तो पावर जो एवरेज पावर है वो किसके इक्वल आई? एवरेज पावर इक्वल हुई स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। और यही चीज़ मैंने ऊपर आपको इंट्रो में भी बताई और फिर जब एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे तब भी हमने इसका जिक्र किया। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।